हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अलग चैप्टर है ये, इसे पूरा ही समझ में आ जाना चाहिए आई गेस, अगर कुछ ज्यादा दिक्कत ना हुई तो। ठीक है, थर्मो का मतलब आप कह सकते हैं हीट, और डायनेमिक्स का मतलब है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर ही क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कितनी है, कि उसमें इतनी हीट है, ये आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होती है वो कई फॉर्मेट में होती है। हो सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है थर्मल एनर्जी हो, तो कई सारी फॉर्म में होती है। तो बेसिकली आप कभी भी जो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी हम काउंट करते हैं, तो हम ये काउंट करते हैं कि कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है। दैट इज वाई हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। टोटल हीट इन अ बॉडी हम नहीं निकलते, क्लियर, इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। लिखिए इसको। अब यहां पर एक वर्ड हमने यूज करा है सिस्टम। क्या होता है सिस्टम, उसकी बात करते हैं। सपोज करो मैं एक टेस्ट ट्यूब में कोई चीज बॉईल कर रहा हूं, ठीक है, अब मुझे यह देखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वट तो मुझे इसके बारे में पढ़ना है ना। ये जो सब्सटेंस है, या यूं कहो कि ये जो चीज है मेरे लिए, ये मेरे लिए सिस्टम है। सिस्टम इज बेसिकली सब्सटेंस अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो कि इसका टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उस चीज को हम कह देते हैं। तो सिस्टम इज बेसिकली ऑब्जेक्ट, लिखते चलिए अंडर द ऑब्जर्वेशन, और फिर लिखी हुए मैं नोट्स आपको दे दूंगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, या यूं कह दो कि सराउंडिंग, आसपास का एरिया। और जब सिस्टम और एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे लिए बनता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में बेसिकली दो चीजें हैं, एक सिस्टम जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसके अलावा पूरी चीज एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। अब जिस चीज की बात कर रहे हैं आप सिस्टम, सिस्टम आपका होमोजीनस हो सकता है। होमोजीनस मतलब एक ही फिजिकल स्टेट में, जैसे आप करें हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं और अमोनिया बनता है। आपको पता है ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम, जिसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, या तो लिक्विड या गैस। यहां पर पूरी फिजिकल स्टेट गैसियस है, सेम फिजिकल स्टेट। एक होता है हेट्रोजीनस सिस्टम। हेट्रोजीनस का मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट। कार्बन का ऑक्सीडेशन कराइए, आपके पास CO2 बनता है। CO2 एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट कार्बन सॉलिड है। तो ये आपका हेट्रोजीनस सिस्टम हो गया, है ना। एक चीज अलग आ गई ना, ये सॉलिड आ गया तो अलग हो गया। लिख लीजिए, इनमें से कुछ नहीं पूछते, टेंशन ना लो, लिख लिया। और ठीक है, कहीं लिखा हुआ पढ़ोगे तो समझ में आने चाहिए। बेसिकली सिस्टम तीन टाइप का होगा हमारे पास, एक होगा ओपन और एक होगा क्लोज, है ना, आइसोलेटेड। हाँ, आइसोलेटेड। आइए, ओपन सिस्टम क्या होता है। सपोज करो आपने कंटेनर में पानी को बॉईल करा। अब पानी बॉईल होगा तो यहां से वेपर जाएगी, है ना, और आसपास का एटमॉस्फेयर भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि क्या क्या जा रहा है, यहां से वेपर भी जा रही है और हीट भी जा रही है। क्लियर, क्या चीज ट्रांसफर हुई, वेपर गया है, तो इसका मतलब है पानी के मॉलिक्यूल गए, यानी कि मास गया है, यानी कि मैटर गया है, और हीट, दोनों का एक्सचेंज इसमें होता है, आर एक्सचेंज्ड विद
सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर यानी कि मास वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। आपने पानी को खुला गर्म कर दिया, धीरे धीरे देखोगे थोड़ी देर बाद तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये सारा सारा कहां चला गया, सराउंडिंग में। तो अगर मास का यानी कि मैटर का और हीट का दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग से होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। बना लीजिए इसमें, मैटर एंड हीट आर एक्सचेंज्ड, क्लोज्ड। आइए, मैंने क्या करा, इसी पानी को फिर से बॉईल करा और इस बार मैंने इस पर स्टील की प्लेट लगा दी। स्टील कंडक्टर होता है हीट का, अगर आप पानी गर्म करके उसके ऊपर कोई प्लेट डाल दोगे, उसको ऊपर से टच करोगे तो गर्म हो जाएगी। यानी कि ये जो स्टील की प्लेट है, कैसी है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर को केमिस्ट्री में अलग नाम देते हैं, यहां हम कंडक्टर नहीं बोलते, यहां हम बोलते हैं डाइथर्मल। तो आपने बेसिकली सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक डाइथर्मल वॉल बना दी है। डाइथर्मल का मतलब ये यहां से हीट को तो जाने देगी, लेकिन यहां से जो वाटर वेपर जाएगी वो यहां से वापस आ जाएगा, यानी कि मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन हीट का ट्रांसफर होता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ये हो गया क्लोज्ड। बनाते चलिए जल्दी जल्दी। पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में हीट और वेपर, हीट और मैटर दोनों जाएगा, क्लोज्ड में मैटर नहीं जाएगा, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं जाएगा। आइए थर्ड लिखिए, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम लिख लीजिए और डायग्राम बनाइए। अब मैंने क्या करा, देखिए इस पानी को लिया और यहां पर गर्म करा, और मैंने यहां पर क्या करा, चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बनाई जो कि हीट को भी नहीं जाने देती। यानी कि हीट के लिए कैसी है, इंसुलेटर है, और इस इंसुलेटर को हम केमिस्ट्री में जिस नाम से जानते हैं वो नाम होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल, इसका मतलब है ये हीट को जाने नहीं देगा, और यहां मैंने लगा दी है एडियाबेटिक वॉल। अब ये एडियाबेटिक वॉल लगाने से क्या हो जाएगा, ना इसमें से हीट बाहर जाएगी ना मैटर जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना मैटर बाहर जाता है ना हीट बाहर जाती है, क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो कॉपी के टॉप पर लिख लेना, डाइथर्मल का मतलब कंडक्टर और एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेटर। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या चीज है, इंपॉर्टेंट करना इसको, ये आपके स्कूल में पूछ लेगा। किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी, यानी जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्या चीज पानी की प्रॉपर्टी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कितना वॉल्यूम है, कितना मास है, कितनी डेंसिटी है, ये सब किसमें आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब ये प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या यूं कहो कि अमाउंट, अमाउंट से इंडिपेंडेंट। जबकि ये
अमाउंट पे डिपेंड करेगी। डिपेंड्स ऑन अमाउंट और क्वांटिटी। बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं मास, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो मास, क्वांटिटी कम है तो मास। तो मास कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है अमाउंट पर। एग्जाम्पल मास। वॉल्यूम, थोड़ा पानी है और ज्यादा पानी है, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। तो वॉल्यूम भी अपने आप में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना? यानी कि मास बढ़ जाएगा तो मोल भी बढ़ जाएगा। तो मोल भी क्या है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिंपल, लिख लीजिए। चलो, समझ में आ गया? अब कुछ ऐसी टर्म्स में यूज करूंगा जो आपने नहीं पढ़ी है, बट अभी आप लिख लीजिए। जैसे एंट्रोपी, एंट्रोपी भी अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सब आपकी एक्सटेंसिव है। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो पूरी दुनिया में कोई भी पानी हो, सबकी डेंसिटी सेम है। बदल सकते हो, बात अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक चम्मच पानी की डेंसिटी अलग है, एक गिलास पानी की डेंसिटी अलग है, सबकी सेम होती है। तो डेंसिटी अपने आप में क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी पढ़ा है? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने सब्जी बनाई, अब सब्जी को आप एक चम्मच को चखो तो भी वही स्वाद है, और पूरे को चख लोगे तो भी वही स्वाद है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है। तो कंसंट्रेशन इसी में आता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब। सरफेस टेंशन, ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे वो 1 लीटर पानी हो चाहे 10 लीटर हो। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्होंने हटा दिया है, बट लिख दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का हमने पढ़ा था 3/2 होता है, वो कोई सा भी ग्लास हो, उसमें क्या है, छोटा हो बड़ा हो। टेम्परेचर, आपके पास बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसमें से 1 चम्मच पानी अलग निकालोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? वो भी 100 होगा। तो यानी कि वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मैं ये पेन रख दूंगा, ये, तो ये पेन जो है वो इस जगह जितना प्रेशर लगा रहा है, इस पूरे पेन को हटा करके एक छोटा सा टुकड़ा पेन का रख दूंगा, वो भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा पेन तो ज्यादा प्रेशर नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया निकलता है। फोर्स अपने आप में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे डेंसिटी की बात करते हो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दोनों का रेशो ले लोगे तो क्या बन जाएगा?
इंटेंसिव, ये भी लिख लेना कहीं पर। तो इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पूछ सकता है। ये एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब हमें आगे पढ़ना है। चलिए, बेसिकली हम इस चैप्टर में आपको सिर्फ टर्म्स का इंट्रोडक्शन देते हैं और ज्यादा सिलेबस में होता नहीं है। चलिए आगे लिखिए, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल वो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो वो मेजरेबल प्रॉपर्टी जो किसी स्टेट को डिफाइन करती है। समझना, मैंने आपके सामने पानी लिया, 15 डिग्री उसका टेम्परेचर है। अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा करके 100 डिग्री कर दूंगा और 100 से ऊपर कर दूंगा तो क्या वो पानी रहेगा? क्या बन जाएगा? वो वेपर बन जाएगा। और बढ़ा दूंगा तो गैस बन जाएगा। यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो स्टेट को डिफाइन करने के काम आ रही है। तो टेम्परेचर इज ए स्टेट वेरिएबल। और समझिए, अब आपको पता हो, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कि यहां पर आप पानी की बोतल का ढक्कन खोलिए, वो पानी ही रहेगा। चंद्रमा पे यही खोलोगे तो ये भाप बनकर उड़ने लग जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है स्टेट से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गैस है, उस पर प्रेशर आपने नहीं करा, वो गैस है। प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और बढ़ाओगे तो सॉलिड। यानी कि प्रेशर भी स्टेट को डिफाइन करता है, इसलिए प्रेशर आपके लिए क्या हो जाएगा? स्टेट वेरिएबल। लिखिए, द मेजरेबल properties required to describe the measurable properties required to describe the state of a system are called state variable। और तीसरा स्टेट वेरिएबल है वॉल्यूम। और इसीलिए आपने उसमें पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये स्टेट इक्वेशन होती है आइडियल गैस की। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों स्टेट वेरिएबल यहां पर आते हैं। चलिए, ये था आपके पास स्टेट वेरिएबल। अगला इंपॉर्टेंट है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रॉपर्टीज which depends on initial and final state of a system, which depends on initial and final state of a system only, do not depends on the path, are called as state function। For example, temperature, pressure, मतलब क्या है? अब मेरे पास, अभी मैं बताऊं चक्कर क्या कि अभी आपने प्रोसेस पढ़े नहीं। कई तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे, छोटा सा आइडिया देता हूं। कोई ऐसा प्रोसेस कराया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप चाहे कैसे भी करा दो। अगर आपके पास पानी की बात कर रहा हूं, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब चाहे आपने प्रेशर को कांस्टेंट करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया हो, चाहे वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया हो, बट अगर उसका टेम्परेचर 100 हो गया तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कराएगा कि आपने टेम्परेचर कैसे बढ़ाया है। ये आप आगे समझ जाओगे। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं? स्टेट फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये क्या है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ। देखिए, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ, द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। हाँ, properties which depends on path taken are called as path function। और इसके एग्जांपल है आपके पास वर्क एंड हीट। याद रखना ये चीज, हीट, वर्क एंड हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, आपको याद होगा, फिजिक्स में बता रहा हूं, आप एक बॉल को यहां से उठा करके ऐसे करके यहां ले गए
और आपने वर्क करा है mgh, अगर ये h हाइट पर है। लेकिन अगर आप इस बॉल को यहां से उठा करके ऐसे ले जाते तो भी आपका वर्क mgh ही आता। यानी कि आप ऐसे करके ऐसे ले जा रहे हो और एक ऐसे ले जा रहे हो, दो अलग अलग पाथ है लेकिन वर्क क्या है, सेम है। तो वर्क क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। कॉपी के टॉप पर लिखिए, फिजिक्स में वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, फिजिक्स में वर्क is a state function, but in chemistry work is a path function. Some thermodynamic quantities, इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लिखिए उसमें नंबर 1 इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसको हम U और E सिंबल से बताएंगे। देखिए देखिए, द टोटल एनर्जी possessed by a system is called as internal energy, अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने आपके सामने एक गैस रख दी है। अब उस गैस में कितनी एनर्जी है, कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, मोशन कर रही होगी, काइनेटिक एनर्जी है, हो सकता है उसके कुछ मॉलिक्यूल घूम भी रहे होंगे, सर्कुलर यानी कि रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कोई एनर्जी कोई ऐसा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, इंट्रैक्शन एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकती है। कई डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी जब बन जाती हैं, सब की सब उसके अंदर है, उन सबको जोड़ लो, वो कहलाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। क्लियर? और ये इंटरनल एनर्जी मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो तेजी से भागेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। लिख लीजिए, दिस एनर्जी, या नहीं, द वेरियस एनर्जी, दिस एनर्जी नहीं, द वेरियस एनर्जीज which may contribute, the various energy which may contribute towards internal energy are, internal energy मतलब इंटरनल एनर्जी में इतनी सारी एनर्जी को हम काउंट करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, etc, वाइब्रेशनल एनर्जी। अगला लिखिए, इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम टोटल एनर्जी तो किसी की काउंट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू और डेल्टा ई। क्या होता है डेल्टा यू, क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यानी कि आप स्टार्टिंग की टोटल एनर्जी और फाइनल की टोटल एनर्जी दोनों का डिफरेंस कर लोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। उसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज करो अगर ये डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका क्या मतलब हो रहा है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। अगर एक सिस्टम है, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी 10 जूल है और बाद में ये सिस्टम ए से बी बन गया, क्यों? क्योंकि मैंने इस पर वर्क करा है या मैंने इसको हीट दी है, मैंने 10 जूल का पानी इसको गर्म कर दिया, तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 20। एक तो ये तरीका है, या फिर मैंने उस पर वर्क कर दिया, तब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो उस पर वर्क कर दो या उसको हीट दे दो, ये एक तरीका है। सपोज करो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है फाइनल वाली इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से कम है।
ऐसा कब होगा? जब एक फाइनल वाला जब इनिशियल वाला सिस्टम है, अभी जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है, आपके पास 100 जूल की एनर्जी है और आपको सुबह से लगा दिया काम पे, शाम को आते आते वो 1 जूल ही बचेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के पास जितनी एनर्जी थी, आपकी बॉडी क्या होगी? एक सिस्टम होगी, इसने वर्क करके वो एनर्जी खत्म कर दी। यानी कि ये अगर वर्क कर देता है, यह एक पानी है, आपने 100 डिग्री पे गर्म करके खुला छोड़ दिया, तो उसकी हीट धीरे 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 निकल जाएगी, तो उसकी हीट भी निकल सकती है, तो उसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। अगर इनिशियल सिस्टम कोई वर्क करता है या हीट रिलीज कर देता है, तो उसकी फाइनल एनर्जी हमेशा कम आने वाली है। यानी कि अगर फाइनल एनर्जी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है उस पर या तो वर्क हुआ है या उसको हीट दी है। अगर फाइनल एनर्जी कम आ रही है, यानी कि उस सिस्टम ने वर्क किया है। ये क्या है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और यहां पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सही बात है, लिख लीजिए इसको, लिखिए नोट करके। वर्क एंड हीट, ये दो ही तरीके हैं एक्सचेंज, वर्क और हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, वर्क और हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम are the only way to change, are the only way to change the internal energy। चलिए, यह भी पता लग गया आपको कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। आगे लिखिए, सम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, तो आप या तो उसको हीट दे दो या उस पर वर्क कर दो। ये हीट का देना, वर्क करना, ये एक स्पेसिफिक तरीके से हो सकता है। सपोज करो एक सिस्टम है, पानी का जार है, उस पर आप वर्क करना चाहते हैं या उसको हीट देना चाहते हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं। आपने इस तरह से हीट दी कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने इस तरह से हीट दी कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा, उसको कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आपने इस तरह से हीट दी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कई तरीके हैं हमारे पास वर्क और हीट को एक्सचेंज करने के, और वो प्रोसेस कहलाते हैं आपके थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। इसमें लिखिए, पहला आइसोथर्मल process, the process in which temperature remain constant, process in which temperature remain constant। थर्मो आ गया ना, इसलिए। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, the process in which volume of system remain constant। system remain constant। isobaric process, the process in which pressure remain constant। एक और है एडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर, यानी कि हीट कहीं नहीं जाएगी, यानी कि टोटल हीट ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखिए, द प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस में, हाँ वो भी ठीक है, द प्रोसेस इन विच देर इज नो हीट एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जाती और कहां जाती है? तो ये चार तरीके से हमको वर्क कर सकते हैं और हीट दे सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लास्ट वाला, ये तीनों के हम निकालेंगे फॉर्मूले, ठीक है, वर्क के। बट रुकिए पहले, लिखिए इसमें आगे साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। केमिस्ट्री में जो हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम पर वर्क कर दिया या सिस्टम को हीट दे दी, हीट को हम क्यू से बताते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर सिस्टम ने वर्क कर दिया तो इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, अगर सिस्टम ने हीट दे दी तो हम इसको नेगेटिव लिखते हैं। फिजिक्स में इस चीज को हम पॉजिटिव लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आता है, खैर वो बाद में देखेंगे, बट अभी आप ये लिख लीजिए, सिस्टम पर वर्क कर दो, सिस्टम को हीट दे दो तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, लेकिन सिस्टम ने वर्क कर दिया, सिस्टम से हीट रिलीज हो गई है, तो वो आता है आपके पास नेगेटिव साइन के साथ। तो लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब हमें वर्क डन निकालना है, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा जाता है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। छोटा सा नोट में आपको लिखा देता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने आपको जब वर्क पढ़ाया था तो भी ये बात लिखवाई थी कि फिजिक्स में हम वर्क डन तब कहते हैं जब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और हम कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर कोई बॉडी को आपने फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस हुई है, तो मतलब है कि आपने वर्क करा है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुई तो वर्क डन 0 आता है। केमिस्ट्री में इफ डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क हुआ है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन नहीं हुआ है। तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला, फोर्स की जगह हम लिखते हैं प्रेशर, और वॉल्यूम की जगह लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हमारे पास केमिस्ट्री में वर्क डन का आया है, और हम यहां लिखेंगे इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज 0। ये आप साइड में नोट करके लिख लीजिए। और P कौन सा? एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। वर्क डन निकालना है हमें। हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वर्क करने के? एक है आइसोबैरिक, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोकोरिक, और एक है एडियाबेटिक। क्लियर? एडियाबेटिक अभी सिलेबस में नहीं है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कैसा होता है? कांस्टेंट, तो वर्क डन सिंपल, यानी कि हमें सिर्फ दो जगह निकालना है। आइसोबैरिक में वर्क डन दिया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, देखिए ये माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर माइनस लगा के ही दिया जाता है, याद रखना। अच्छा वहां भी चेंज कर लेना, माइनस कर लेना, जहां आपने नोट लिखा है ना फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, वहां माइनस लगा देना, चेंज कर लेना, जो माइनस वाला लगा देना उसमें, है ना। फिजिक्स वाले में जो हमने नोट जो लिखा था अभी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी, तो यहां माइनस लगा देना। और आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है,
-2.303 nRT log V1 upon V2। तो एक फॉर्मूला हो गया ये, लॉग, पढ़ेगा ये लॉग नहीं पढ़े होंगे। आइए, चूंकि आप आइसोथर्मल की बात करते हैं तो किसी गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT एक गैस इक्वेशन दी जाती है। ये अभी आपने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ा चुका हूं स्टेट्स ऑफ मैटर में। अगर n क्या है, नंबर ऑफ मोल, R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो अगर आपने कोई गैस ले ली तो मोल भी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है ही सही, आपने आइसोथर्मल रखा है इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं देता है तो फॉर्मूला बन जाएगा -2.303 nRT। तो हम कह सकते हैं V1 अपॉन P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, है ना, इनवर्सली है। तो हमें क्या लिखना है, V1 अपॉन V2, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम log P2 अपॉन P1। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास चलते हैं, कभी वॉल्यूम दे देता है, कभी प्रेशर दे देता है। बोरिंग है ना केमिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन एक चीज लिख देते, चलिए। पावर का क्वेश्चन नहीं हुआ, अच्छा भेजा ही नहीं यार, याद ही नहीं था मेरे को, दिमाग ऐसा ऑक्यूपाइड चल रहा है ना आजकल। तो ग्रुप में याद दिला था ना फिर। चलिए भेजूंगा, आज भेजूंगा पावर के क्वेश्चन, अभी ध्यान रखूंगा। चलिए आइए लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन। आप ऐसे लिखा करो, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन, इंटरनल एनर्जी में चेंज। आइए सपोज करो आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक है। आपने इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी, कैसे करेंगे चेंज, या तो मैं वर्क करूं, मैंने कहा मैंने W वर्क करा है, या मैं इसको हीट दे दूं, मैंने कहा मैंने इस पर हीट भी दी है वर्क भी करा है। तो U2 कितना आएगा, जितनी पहले एनर्जी थी वो प्लस जितना वर्क करा है और जितना हीट दिया है। भाई 10 जूल है, 2 जूल का वर्क करा, 8 जूल की हीट दी, तो टोटल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा 20। ऐसे तो करोगे। तो हमारे पास हो गया U2 माइनस U1 इज इक्वल टू W प्लस Q, ठीक है। और U2 माइनस U1 क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू W प्लस Q। और W के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, अगर आइसोबैरिक है तो वर्क डन होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और अगर आइसो थर्मल है, कितनी जल्दी भूल गए, तो -2.303 nRT log V1 अपॉन V2 या फिर P2 अपॉन P1। अगर ये आइसोकोरिक हो गया तो वर्क डन 0, यानी कि इस केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू Q के बराबर, हीट तो दी है। और अगर ये एडियाबेटिक हो गया, एडियाबेटिक में Q कितना हो जाता है 0, ना आप हीट दे सकते हो ना आप ले सकते हो, तो उस केस में डेल्टा U इज इक्वल टू W। ये चीजें 1 मार्क्स में पूछता रहता है, लिखिए पहले फिर बात करते हैं।
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। चलिए साहब, अब कीजिए एक क्वेश्चन। अच्छा, एक कॉपी के टॉप पर एक चीज और लिख लेना, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ अ सिस्टम इज गिवन, इंपॉर्टेंट करना क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्कूल्स में। इफ अ सिस्टम इज गिवन 100 कैलोरी हीट and system works, if a system is given 100 calorie heat and system works 300 joule, calculate change in internal energy, calculate change in internal energy